स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एडुट्रिक्स में। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के सेक्शनल टेस्ट 5th को जो कि ज्योग्राफी का है उसका ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से स्टेट्स के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से पास होता है, जिसको याद रखने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। आप इसको एक जगह नोट कर लेंगे, मित्र पर गमछा झाड़। मैं इसको भी एलिब्रेट कर देता हूँ। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, क से गुजरात और म से मध्य प्रदेश और छ फॉर छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ये हो गया 8 स्टेट्स। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा एंड मिजोरम, बी। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 एंड धौलागिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा K2। K2 को दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। इसका हाइट अप्रॉक्स 8611 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, K2, गॉडविन ऑस्टिन। द थर्ड क्वेश्चन इज गैरो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो आप जानते होंगे ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं, और ये पूछ रहा है अब कि मेघालय यानी ये तीनों हिल्स इनमें से किसका एक एक्सटेंशन है, ग्रेटर हिमालय का, पेनिनसुलर प्लेटू का, शिवालिक का या नॉर्दर्न प्लेन का। तो नॉर्दर्न प्लेन तो यहाँ एकदम नहीं होगा। अब इन तीनों में कंफ्यूजन है। तो देखिए, ये एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत इजी है पर है बहुत कंफ्यूजिंग। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा भारत का साउदर्न बाउंड्री है, ठीक है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पेनिनसुलर प्लेटू हो गया। अब आपको एक चीज यहाँ बता दूं, यहाँ ऐसे हिमालय है जो कि उसका एक्सटेंशन यहाँ तक ऐसे है, ठीक है। उसको एक मिनट में चेंज कर देता हूँ, ऐसे इसका एक्सटेंशन यहाँ तक फैला हुआ है। और ये जिस पोर्शन का बात किया है वो ऐसे यहाँ पे था, मेघालय प्लेटू, वो जो कि यहाँ पे है। ये हमारा हिमालय का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, ये इसका पार्ट है। ये जो आप बीच में एरिया देख रहे हैं इसको मालदा फॉल्ट या मालदा गैप कहते हैं। तो ये गैरो, खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय का पार्ट है, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक पार्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिनसुलर प्लेटू। फोर्थ क्वेश्चन इज द पास सिचुएटेड बिटवीन द नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल इज थाल घाट, भोपाल घाट, भोर घाट और सेनकोटा घाट। अब देखिए, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा थाल है, जो कौन सा पास है जो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो देखिए, थाल घाट और भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है। अब ये पाल घाट और सेनकोट्टाई घाट ये दोनों साउथ के पास है। तो इसमें सेनकोट्टा घाट, जिसको कि सेनकोट्टाई घाट भी कहते हैं या सेनकोट्टाई पास भी कहते हैं, ये इंडिया का सबसे साउदर्न पास है और ये कनेक्ट करता है अन्नामलाई हिल्स को और कार्डमम हिल्स को। ये यहाँ ऐसे है। तो ये जो हमारा पाल घाट है ये नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स को कनेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल घाट, बी। अब कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले, बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो, ये सही है। ये अंडमान आइलैंड में है। इंडिया में मेनली दो आइलैंड है, सॉरी दो वोल्केनो है, एक बैरन आइलैंड हो गया और एक हो गया नारकोंडम। बैरन हो गया वो एक्टिव वोल्केनो है, नारकोंडम जो है वो डोरमेंट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, पम्बन आइलैंड इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। हाँ, ये भी सही है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा रामेश्वर ब्रिज, पम्बन सेतु जिसका इनॉग्रेशन हुआ, वो भी गल्फ ऑफ मन्नार का ही पार्ट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये पड़ता है। थर्ड ऑप्शन है, द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज लैंडफॉल आइलैंड। हाँ, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द कोंकण कोस्ट, यानी कि ये जो हमारा कोंकण कोस्ट है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो पोर्शन हो गया हमारा, ये मेनली हो गया कोंकण कोस्ट, ये पोर्शन। तो ये हो जाएगा आपका गोवा, कर्नाटक, दमन एंड गोवा, गुजरात टू महाराष्ट्र एंड दमन टू केरल। तो ये नहीं होगा, गुजरात महाराष्ट्र भी नहीं होगा और गोवा कर्नाटक भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रॉम दमन टू गोवा। नेक्स्ट है खड़ग आइलैंड which has been recently in the news is situated in which of the following water bodies।
ये खड़ग आइलैंड अभी हाल ही में न्यूज़ में था, जब ये यूएसए और ये ईरान का जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम ये आइलैंड बहुत न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। खैर चलिए, अच्छी बात है। तो खड़ग आइलैंड आपको पता होगा ये बिलोंग करता है ईरान से, और ईरान के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये पर्शियन गल्फ का पार्ट है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल नीनो। तो ये एल नीनो के रिगार्डिंग पूछा है, आइए देखिए। इट इज अ फेनोमेनन कैरेक्टराइज्ड बाय द अनयूजुअली वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ पैसिफिक ओशन। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। एल नीनो के टाइम पे क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में पानी अनयूजुअली गर्म हो जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इट काउजेज रेनफॉल ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू टू बी हायर देन नॉर्मल। हाँ, ये भी सही है। पेरुवियन कोस्ट जो हमारा साउदर्न, वो क्या कहते हैं उसको, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है ये पेरुवियन कोस्ट, तो उसी के आसपास में, जैसे ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे अनयूजुअल वार्मिंग हो जाता है पैसिफिक ओशन में, तो इस कारण से यहाँ पे जो वाटर है बहुत ज़्यादा इवापोरेट होता है और यहाँ पे बारिश अच्छा खासा हो जाता है उस टाइम पे, तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा। ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। थर्ड ऑप्शन है, ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स बिकम मोर पावरफुल। नहीं, ये गलत है। ट्रेड विंड्स उस टाइम पे और स्लो हो जाते हैं। ट्रेड विंड्स पावरफुल हो जाते हैं लानीना के टाइम पे, एल नीनो के टाइम पे नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये दोनों सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच वाटर बॉडी do the rotating monsoon winds in the India pick up moisture to cause rainfall in Tamil Nadu during the winter season? तो तमिलनाडु में आपको पता होगा रोटेटिंग मानसून के टाइम पे बारिश होती है जो कि अक्टूबर नवंबर में आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बे ऑफ बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस इंडियाज क्लाइमेट। इसमें से कौन सा फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मॉनसून विंड्स, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये तीनों है जो इंडिया के मॉनसून को, इंडिया के वो क्या कहते हैं क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन सीजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग मतलब जनवरी से। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बट इसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे और बच्चे इसी में गलती करेंगे। देखिए इसको समझते अच्छे से। ये बोल रहा है बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग मतलब जनवरी, और जनवरी फरवरी में पता ही ठंड होती है, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन बी या फिर डी होगा, क्योंकि यही स्टार्टिंग में विंटर है, तो ये ए और सी कैंसिल हो गया। अब उसके बाद विंटर के बाद समर, ऑब्वियसली विंटर के बाद समर में आता है, रेनी सीजन नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? सोन, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। तो अमरकंटक से इसमें से कौन सा ओरिजिनेट नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और रेडियल पैटर्न बनाती है। रेडियल पैटर्न देखिए समझते किसको कहते हैं। ये अमरकंटक हिल हो गया या फिर मान लीजिए कोई भी हिल हो गया, अब इससे जो रिवर निकलती है इसके चारों तरफ ऐसे फ्लो करेगी, तो ये हो जाएगा रेडियल पैटर्न। तो सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों अमरकंटक से रेडियल पैटर्न में निकलती है। हाँ, गोदावरी नहीं निकलती है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? तो मानस, सिमसा, सबड़ी और वैतरणी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा मानस। सिमसा रिवर ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, सबड़ी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और वैतरणी किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं, ये इंडिपेंडेंट रिवर है जो कि उड़ीसा में फ्लो करती है और ड्रेन्स इनटू वेस्ट बे ऑफ बंगाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए माइनस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए ये सब ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्टली, तो जॉग और गरसप्पा ये शरावती रिवर ये सही है। कुंचिकल, मांडोवी रिवर ये गलत है। कुंचिकल का मांडोवी रिवर नहीं होगा, वैराही रिवर होगा, वराही रिवर या वैराही जो कहिए वैराही रिवर होगा जो कि कर्नाटक में है। धुआंधार सही है, नर्मदा, हुंडरू सही, सुबर्णरेखा ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल रिवर। ये गलत दिया हुआ है, मांडोवी नहीं होगा, ये वराही रिवर होगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लेक इज चिल्का लेक? तो चिल्का पता ही है उड़ीसा में है और ये लगून लेक है और ये फर्स्ट रामसर साइट
में शामिल किया गया था इसको। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब डैम्स दिए हुए हैं और ये स्टेट्स दिए हुए हैं, इसको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ये सतलज रिवर पे है जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, इससे ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बी दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये दामोदर रिवर पे है झारखंड में, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये डी और बी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। हीराकुंड, ये हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है उड़ीसा में, तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 यहाँ से ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हो गया। इससे नागार्जुन सागर डैम ये हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है, ऑप्शन ठीक है। इन विच स्टेट इज द पटना बर्ड सेंचुरी विच हैज बीन रिसेंटली इन द न्यूज फॉर इट्स इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। पटना बर्ड सेंचुरी कोई भी पहले पढ़ेंगे और सीधे इसका आंसर बिहार टिक कर देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल पार्टिकल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब पूछ रहा है इसमें से सॉइल पार्टिकल्स के करेक्ट ऑर्डर में आप बताइए कि किसका पार्टिकल सबसे बड़ा होता है और किसका सबसे छोटा होता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा होता है ग्रेवल का और सबसे छोटा होता है क्ले का, तो ये यहाँ करेक्ट ऑर्डर है ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले। मेरे साथ आप भी इसको रट लीजिए, ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले, ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले। क्ले का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है क्योंकि इसके इन बिटवीन स्पेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे 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 होते हैं, और ग्रेवल्स के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं। फिर सैंड के उससे हल्के छोटे होते हैं और सिल्ट के उससे छोटे और क्ले के सबसे छोटे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच टाइप ऑफ रॉक्स इज ब्लैक सॉइल फॉर्म। तो ब्लैक सॉइल हमारा फॉर्म होता है बसाल्ट रॉक से, जो कि डेक्कन प्लेटू के रीजन में मिलता है। आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएगा ब्लैक सॉइल और थोड़ा बहुत यहाँ मिल जाएगा, और थोड़ा हल्का सा आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है ब्लैक सॉइल, तो ये बसाल्ट रॉक हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, हाँ ये सही है। फिर उसके बाद इन ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन्स एज वन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड्स द ह्यूमस कंटेंट इनिशियली इंक्रीजेस एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीजेस। ये कह रहा है जैसे मान लीजिए ये अर्थ हो गया और ये इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब यहाँ से हम राइज करेंगे ऊपर की ओर यानी हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, तो क्या हमारा ह्यूमस कंटेंट इनिशियली इंक्रीज करेगा और फिर अचानक से डिक्रीज करेगा, कैसा होता है। तो हाँ यही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि वार्म टेम्परेचर रहता है इक्वेटर के पास में, कंटिन्यू बारिश भी होती रहती है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी रहती है, तो यहाँ ह्यूमस हाई रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड्स की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, तो ह्यूमिडिटी थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज करता है और यहाँ पे ह्यूमस थोड़ा सा बढ़ता है। फिर जब हम हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ क्योंकि वेदर कोल्ड होता है, और जब वेदर कोल्ड होगा तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन रेट जब स्लो हो जाएगा तो ह्यूमस कंटेंट भी हमारा स्लो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपका ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड की ओर चलिएगा, और फिर उसके बाद ऊपर जाइएगा एक सर्टेन लिमिट के बाद तो वो डिक्रीज होने लगेगा ह्यूमिडिटी कंटेंट। तो इसका ऑप्शन 1 भी सही है और 2 भी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो लार्जेस्ट एरिया आपको पता है एलुवियल सॉइल कवर करता है, जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। अप्रॉक्स जैसे देखिए, ये यहाँ से गंगा मान लीजिए निकलती है उत्तराखंड से, ऐसे ऐसे ये गंगा का रूट हो गया, तो इस एरिया में जितना भी ये सब सॉइल मिलता है ये एलुवियल सॉइल, इसी को एलुवियल सॉइल कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस इज फेमस फॉर सोला फॉरेस्ट। अरावली, नीलगिरी, विंध्या, सतपुड़ा। अब देखिए, अगर आपको ये आंसर एकदम नहीं आता तो आपको इतना पता होगा सोला फॉरेस्ट ये सब कुछ ऐसा है जो साउथ का सुना हुआ लग रहा है, कम से कम इतना अगर आपको पता होगा तो आप इसको करेक्ट कर लोगे, क्योंकि अरावली, विंध्या और सतपुड़ा ये तीनों नॉर्दर्न या फिर मिडिल इंडिया का पार्ट है, और सिर्फ नीलगिरी ही हमारे साउथ इंडिया का है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बाकी नीलगिरी को ही ये कहा जाता है सोलर फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट? सुंदरी, फोएनिक्स, सोनेरेशिया एंड टूना सिलिएशिया। तो देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं आप इसको। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूना सिलिएशिया टी। ये मैंग्रोव है, जो ये मैंग्रोव में फाउंड नहीं होता है। बाकी सुंदरी होता है, आप जानते होंगे सुंदरबन, वो सुंदरी फॉरेस्ट सुंदरी ट्रीज के कारण ही फेमस है, तो सुंदरी हो जाएगा, फोनिक्स हो गया, सोनेरेशिया हो गया, लेकिन टूना सिलिएशिया नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर डी। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द चेंजेस इन वेजिटेशन ऑब्जर्व्ड एज वन एसेंस टू हायर एल्टीट्यूड्स इन द हिमालयाज? अब देखिए ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे चढ़ोगे, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, सपोज आप किसी पहाड़ पे हो, अब पहाड़ पे आप जानते होगे कि जो यहाँ नीचे का पार्ट है, यहाँ पे कुछ और वेजिटेशन होता है, यहाँ कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे वेजिटेशन के टाइप बदलते जाते हैं, लास्ट में फिर टुंड्रा और टाइगा मिलता है आपको हायर एल्टीट्यूड्स पे। तो ऐसा क्यों होता है? तो और इसमें भी पूछ रहा है प्राइमरी रीजन। ये सब उसके रीजन है, बट प्राइमरी रीजन जो है वो एक ही है, और वो है डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर में कमी आ जाता है, और टेम्परेचर में कमी आने के कारण वो वेजिटेशन का टाइप भी बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एल्यूमिनियम कंपनीज हैं, और ये उनके पार्टनर कंपनीज हैं या फिर असिस्टिंग कंपनी जो इसके फॉर्मेशन में हेल्प किए हैं, तो इसको मैच करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाल्को, इसको फॉर्म कराने में रसिया का बहुत बड़ा हेल्प रहा है, तो इसका हो जाएगा ए का 2। नेक्स्ट है नाल्को, नाल्को का हो जाएगा बी का 1 फ्रांस। फिर हिंडाल्को, हिंडाल्को का हो जाएगा सी का 4 यूएसए, और इंडाल्को का हो जाएगा कनाडा, डी का 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 25 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस ग्लोबली? बॉक्साइट नहीं होगा, माइका, हाँ माइका होगा। ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। माइका में हम लोग फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, माइका के प्रोडक्शन में, याद रखिएगा माइका के प्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट प्लेस में आते हैं। मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन हमारा इंडिया में होता है माइका का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इंडिया फर्स्ट एक्सपीरियंस अ सीवर्ड एनर्जी क्राइसिस इन द ईयर 1973। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? तो हाँ ये करेक्ट है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ओपेक कंट्रीज उस समय ऑयल के प्राइस को ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक इंक्रीज कर दिए थे, तो इंडिया में 1973 में थोड़ा ऑयल का क्राइसिस हो गया था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एलपीजी इज प्राइमरली जनरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल और द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल गैस। हाँ ये भी सही है, एलपीजी बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है हम लोग को। एलपीजी इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। नेक्स्ट, द फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल इन इंडिया वाज ड्रिल्ड इन 1867 इन द मैकम रीजन ऑफ अपर असम। ये भी सही है, इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड? तो ये पता ही होगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल्टी में। फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट 1874 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, कुल्टी में। बी हो जाएगा, आसनसोल वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये कुल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? द फर्स्ट सक्सेसफुल पेपर फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन लखनऊ इन 1885। ये गलत है। फर्स्ट जो सक्सेसफुल पेपर फैक्ट्री था वो 1885 में एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, वो 1879 में एस्टैब्लिश किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जूट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट अ प्लेस कॉल्ड रिस्ट्रा नियर कलकत्ता इन 1800 AD। ये भी गलत है। फर्स्ट जूट फैक्ट्री 1855 के अप्रॉक्स एस्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा, जूट को ही गोल्डन फाइबर कहते हैं, और ये 1800 नहीं होगा, 1855 होगा। वो रिस्ट्रा नियर कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था 1855 में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज ओपनड इन बॉम्बे इन 1854। हाँ ये सही है, बाई कवाजी धवड़ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे में 1854 में। याद रखिएगा, इसको याद रखने का ट्रिक है कि 1853 में पहला ट्रेन चला था मुंबई से
थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में 1853 में, और उसके जस्ट अगले साल ये फैक्ट्री स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ एट विच लोकेशन इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड? तो इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पता है, जामनगर ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, जो कि गुजरात में है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड का वो ऑनरशिप है उसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नॉट एसोसिएटेड विद द गोंडवाना कोलफील्ड्स? तो दामोदर वैली, हाँ यहाँ मिलता है कोल, महानदी में मिलता है और गोदावरी में मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। गंगा वैली में ऐसा कुछ नहीं है कि कोल मिलता है। नेक्स्ट, अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे है उस तरह से ये हर साल एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, तो अच्छी बात है इस क्वेश्चन को दिया है। तो चलिए देखते हैं रेड रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन से पहले। ब्लैक रेवोल्यूशन हमारा ये फर्टिलाइजर के लिए आया था, नहीं सॉरी एक मिनट, ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए आया था। फिर रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो के लिए आया था और मीट के लिए आया था। ब्राउन लेदर के लिए आया था, पर यहाँ पे ये फर्टिलाइजर दिया हुआ है, पर एक्चुअली फर्टिलाइजर के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन होगा। पर चलिए खैर यहाँ सी को 4 मानते हैं, और सिल्वर एक के लिए होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ याद रखिएगा ये जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है ये लेदर के लिए आया था, फर्टिलाइजर के लिए ग्रे होगा, पर फिर भी यहाँ पर दिया हुआ तो हम लोग मान के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर, सही है। शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट और रबी क्रॉप्स नहीं, ये गलत है, ये रबी नहीं, ये तीनों खरीफ क्रॉप्स है। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में नहीं आता है? तो हॉर्टिकल्चर, मोनोकल्चर, फिशरीज और बी कीपिंग, ये तीनों जो है ए, सी और डी, ये तीनों इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ही पार्ट है, वो फार्मिंग सिस्टम का ही पार्ट है तीनों, पर मोनोकल्चर ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स? चलिए ठीक है। नॉर्मन बर्लॉग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सही है। एम.एस. स्वामीनाथन इज रेफर्ड एज द ग्रैंड पैट्रियार्क यानी विश्व पितामह ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हाँ ये भी सही है। ये वर्ल्ड में माने जाते हैं और ये इंडिया में माने जाते हैं स्वामीनाथन। नेक्स्ट है द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन डेवलप कंट्रीज, ये तो गलत है। डेवलप कंट्रीज नहीं, वो डेवलपिंग कंट्रीज में इम्प्लीमेंट किया गया था, और कुछ ऐसे डेवलप कंट्री भी थे जो इसको इम्प्लीमेंट किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद IR8 वैरायटी ऑफ राइस वाज डेवलप्ड इन इंडिया, ये जो IR8 है ये राइस का एक वैरायटी है, याद रखिएगा, पर ये इंडिया में डेवलप नहीं किया गया था, ये फिलीपींस में डेवलप किया गया था, मनीला फिलीपींस। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे 2 चीज़ फेमस हुआ था, याद करिए। एक वीट अगर पूछे तो वो मैक्सिको में डेवलप हुआ था, और अगर IR8 वैरायटी ऑफ राइस पूछे तो ये फिलीपींस, इसका आंसर होगा मनीला फिलीपींस। तो इसका ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक इरिगेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु, ये सही है, ऐसा वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है टैंक इरिगेशन। नेक्स्ट है द रीजन रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल काउजिंग द टैंक्स टू फिल अप नेचुरली, नहीं ये गलत है। बी, ये इसका रीजन गलत है, असर्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु का जो रॉक्स है वो बहुत हार्ड है, और वहाँ कैनल बनाना या फिर ड्रिलिंग करना, वेल बनाना, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए वहाँ क्या किया जाता है कि इसलिए टैंक बना दिया जाता है, उसमें पानी स्टोर कर लिया जाता है और उसी से इरिगेट किया जाता है। तो ये तमिलनाडु में बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर विच इरिगेशन प्रोजेक्ट कैन अ फार्मर ऑनिंग 8000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बी इंक्लूडेड, यानी अगर किसी फार्मर के पास अगर 8000 हेक्टेयर लैंड है तो वो इनमें से किस प्रोजेक्ट में आएगा? तो देखिए इसका 3 पार्ट है। एक तो 2000 से जो कम है, फिर एक हो गया 2000 से 10,000 के बीच में,
और एक हो गया जो 10,000 से ज़्यादा है। तो ये जो 2,000 से कम है ये माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा, 2,000 से 10,000 के बीच में मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा, और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा। और यहाँ 8,000 हेक्टेयर पूछ रहा है तो वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑरिजिनेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये इक्वेटर हो गया हमारा, ये पोर्शन इक्वेटर 0 डिग्री हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इन दोनों के बीच में ही आता है, इसी को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये सही है, लैटेंट हीट के कारण ही ऐसा होता है, तो इसका बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, consider the following statements regarding earthquakes. Now the place where seismic waves originate is called epicenter. ये देखिए कह रहा है कि वो प्लेस जहाँ ओरिजिनेट होता है सिस्मिक वेव्स उसको एपिक सेंटर कहते हैं। ये गलत है। देखिए ये हो गया हमारा अर्थ, और सपोज यहाँ भूकंप आया, यहाँ उसका वो ओरिजिनेशन पॉइंट है, उसके बाद ये ऐसे इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चारों तरफ मूव करेगा। तो ये जो पोर्शन है इसको फोकस कहते हैं, और ये जहाँ पे उसको रिसीव कर रहा है अर्थ के सरफेस पे, जहाँ पे भी भूकंप आएगा या एक्सपीरियंस किया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग एपिक सेंटर। यहाँ पे उल्टा दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। द प्लेस वेयर सिस्मिक वेव्स आर फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड, हाँ इसी को एपिक सेंटर कहते हैं जहाँ पहले एक्सपीरियंस किया जाएगा। और यहाँ दे दिया है कि वो फोकस होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स इज मेजर्ड यूजिंग सिस्मोग्राफ। हाँ ये सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल व्हाट डज द ओ हॉरिजन रिप्रेजेंट्स। तो ओ हॉरिजन रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिक हॉरिजन, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द इन्फेंट सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड। इन्फेंट सेक्स रेशियो का ये फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए इन्फेंट सेक्स रेशियो जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, सी ऑप्शन, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 6 years इंटू 1000। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन in both between the 0 to 6 years into 1000. Next question number 42. UNESCO's Man and Biosphere Reserve Program, Man and Biosphere Program, which part of Biosphere Reserve is legally protected and where human activities are strictly prohibited. पूछ रहा है कि यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें किस एरिया में, यानी इसमें से किस जोन में ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होती है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में प्रोहिबिटेड नहीं होती है, वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउ होते हैं और थोड़ा बहुत फार्मिंग वगैरह ये सब अलाउ रहता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है बफर जोन। बफर जोन वो एरिया हो गया जो कोर जोन के चारों तरफ बनाया जाता है, वो बफर जोन होता है। यहाँ पे आपको रिसर्च वगैरह के लिए अलाउ किया जाता है। उसके बाद मल्टीपल यूज एरिया, अब ये नाम में ही यूज एरिया तो ये तो यूज होगा ही। नेक्स्ट हो गया कोर जोन। हाँ ये कोर जोन जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो जैसे ये हो गया कोर जोन, ये हो गया आपका बफर जोन, और ये हो गया आपका ट्रांजिशन एरिया लास्ट वाला। तो ये ट्रांजिशन एरिया हो गया, और ये हो गया आपका बफर जोन, और ये हो गया कोर जोन। इस कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है, ये टोटली प्रोहिबिटेड एरिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट्स इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? तो सबसे ज्यादा पहला बिहार, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। यही करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बिहार में ही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। सेंसस आप लोग अच्छे से करके जाएंगे, इससे बिहार का सेंसस और इंडिया का सेंसस दोनों कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ये ट्राइब्स दिए हुए हैं और उनके नेटिव स्टेट दिए हुए हैं, उन दोनों को मैच कराना है। तो सबसे पहले मुंडा हमारा ये झारखंड हो जाएगा, यानी ए का 2 इसमें भी है, ए का 2 इसमें भी है, ठीक है। फिर उसके बाद भील हमारा राजस्थान हो जाएगा। फिर थारू उत्तर प्रदेश और गड्डी हिमाचल प्रदेश, यानी डी का 3। इस हिसाब से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कनेक्ट्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये बहुत ही फेमस है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को कौन सा हाईवे जोड़ता है, तो NH44 इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ये पोर्ट्स हैं और प्लेसेस है, इन दोनों को मैच कराना है। फिर देखिए कांदला पोर्ट हो गया आपका गुजरात में, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट तूतीकुरिन का तमिलनाडु हो जाएगा, पारादीप का उड़ीसा हो जाएगा और नावासेवा गुजरात हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा प्लैनेट लेता है सन का एक चक्कर लगाने में, तो ये करेक्ट ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्साइड्स लाइन। एप्साइड्स लाइन किसको कहते हैं, देखिए वो एक लाइन है या फिर इमेजिनरी लाइन है जो पेरीहेलियन और एपीहेलियन को कनेक्ट करता है। अब पेरीहेलियन और एपीहेलियन क्या है, देखिए पेरीहेलियन वो ड्यूरेशन है या फिर वो पोजीशन है सन और अर्थ का जिस टाइम पे सन अर्थ के बिल्कुल पास में रहता है, और एपीहेलियन में सन अर्थ से थोड़ा दूर रहता है, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ड्यूरिंग द एपीहेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के बारे में। तो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GFRA 2025। ऐसे देखिए जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं या सर्वे होंगे, आप उसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि BPSC का एक न्यू ट्रेंड है जो पिछले सालों से देखने में आ रहा है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। जितने भी इंडिसेस हैं, कुछ नया रिपोर्ट आ गया उससे रिलेटेड, और वो भी डेप्थ में पूछता है। तो देखिए GFRA इज कंडक्टेड एवरी 5 years बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द GFRA 2025 इंडिया रैंक्स 6th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, ये गलत है, इंडिया रैंक्स 9th होगा यहाँ पे। जब इंडिया का खुद का ISFR आया था, इंडिया एसेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उस टाइम उस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 10th था, पर ये जब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया तो इसमें इंडिया का रैंक 9th था, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ रिटेन इट्स 3rd पोजीशन ग्लोबली इन द एनुअल इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, ये सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 and 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डू नॉट टच 3 country। इनमें से कौन सा बॉर्डर 3 देश को टच नहीं करता है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश 3 देश को टच करता है। कौन कौन से 3 देश को टच करता है, तो एक हो गया ये चाइना हो गया इधर, फिर आपका भूटान हो गया इधर, और इधर म्यांमार हो गया। फिर असम एक भी देश को टच नहीं करता है, सिवाय शायद एक देश को टच करता है, हाँ सॉरी 2 देश को टच करता है, वो हो गया एक भूटान हो गया इधर, और नीचे हो गया बांग्लादेश, तो इन 2 देश को टच करता है असम, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बाकी आगे देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल हमारा 3 देश को टच करता है, कौन कौन सा, तो देखिए वेस्ट बंगाल इधर बांग्लादेश को टच करता है, इधर नेपाल को टच करता है, और इधर भूटान को टच करता है। फिर है सिक्किम 3 देश को टच करता है, किधर, ये इधर नेपाल हो गया, फिर इधर भूटान हो गया, और इधर चाइना हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन,